हेलो दोस्तों, हमारी इस चैनल आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हम लोग मृदा संसाधन के बारे में पढ़े थे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जल संसाधन। तो जल संसाधन क्या होता है? संसाधन का मतलब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। संसाधन मतलब जो भी चीज़ हम लोग यूज करते हैं, जो हमारे लिए आवश्यक है, उसे हम संसाधन कहते हैं। उसी तरह जल भी हमारा जीवन के लिए, हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए जल को भी हम लोग संसाधन कहते हैं। तो जल संसाधन, जो पानी हम लोग पीते हैं उसी को जल संसाधन कहते हैं। तो आइए इसका पहला पॉइंट देखते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। अगर इसको साइंटिफिक तरीके से देखें तो वाटर क्या है, जल क्या है, H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, पानी। तो हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यह जल कितनी अवस्थाओं में होता है? तो 3 अवस्थाओं में होता है। पहला क्या है, तरल, जो हम लोग पानी पीते हैं तरल अवस्था में पीते हैं, उसको बोलते हैं तरल अवस्था। गैस, जो पानी का भाप होता है उसको बोलते हैं गैस। और ठोस, ठोस क्या है, जो हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, पानी को जमा दिए, बर्फ़ बन गया, उसको बोलेंगे ठोस अवस्था। तो जो जल है 3 अवस्था में पाया जाता है, तरल, गैस और ठोस। अगला देखते हैं, पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर अभी तक जल नहीं मिला है। तो हम लोग कितना भाग्यशाली हैं कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी के अलावा कोई भी ग्रह, आज तक जितना भी ग्रह के बारे में पता चला है वहाँ पे पानी मौजूद नहीं है। तो पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ पानी मौजूद है, इसलिए हम लोग यहाँ रहते हैं। और क्योंकि पृथ्वी पर ज़्यादा पानी मौजूद है, इसलिए इसको हम लोग नीला ग्रह भी कहते हैं। इसके आगे देखते हैं, इस जल का पृथ्वी पर सबसे बड़ा भंडार महासागरों में है। मीन्स जो पृथ्वी पर जो जल है वो सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर कहाँ है, तो महासागर में है। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि महासागर में 97% वाटर है। मीन्स पृथ्वी पर जितना पानी है उसका 97%, 97% जो पानी है महासागरों में है। और दुख की बात यह है कि इन महासागरों का पानी नमकीन और खारा है। नमकीन है और खारा है, जो हम लोग सामान्य उपयोग में नहीं ला सकते हैं। मतलब हम लोग इसको पी नहीं सकते हैं, हम लोग इससे कपड़ा नहीं धो सकते हैं। तो इसका हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, इसको फिल्टर करने के बाद, इसका संशोधन करके हम लोग इसका इस्तेमाल, यानी समुंदर का पानी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। इसके आगे के स्लाइड में हम लोग देखते हैं। तो ये है जल का उपयोग। जल का उपयोग, जल का उपयोग जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग जल का जिस जिस काम में उपयोग करते हैं वही है सब। तो पीने का पानी का जो उपयोग है पीने के लिए होता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, शौच करने के लिए, भोजन बनाने के लिए, बागवानी के लिए और खेती के लिए। इन सब के अलावा इस पिक्चर में हम लोग देखेंगे, ये है देखिए, मुँह धो रहा है। तो पानी का इस्तेमाल मुँह धोने में, नहाने में, पढ़ने में होता है, होता है। और ये है नहाने में, चल रहा है, कुत्ता टहला रहा है, किचन में, बागवानी में, सब जगह हम लोग को प्यास लगेगा तो हम लोग पानी पिएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं, व्यावसायिक दृष्टि से कुछ ऐसे उद्योग हैं जो जल पर ही निर्भर करते हैं। कुछ कुछ ऐसा फैक्ट्री है जो एकदम जल पर डिपेंडेंट है, वो जल पर ही निर्भर करता है। अगर जल नहीं हो तो वो फैक्ट्री नहीं चलेगा। तो ऐसा फैक्ट्री कौन कौन सा हो सकता है? रसायन उद्योग, जिसमें केमिकल बनाया जाता हो, उस तरह का उद्योग में जल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा हो सकता है बोतल बंद मिनरल वाटर, जहाँ मिनरल वाटर बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है किनले। तो ये जहाँ बोतल में पानी पैक होगा, उस फैक्ट्री में भी सबसे ज़्यादा डिमांड क्या है, वह पानी ही होगा। और इसके अलावा आग को बुझाने के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है। और बहुत से कार्य हैं जो हम लोग दिनचर्या में लाते हैं और जिसमें जल का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं, समुद्री मार्ग के दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो भी जल से ही होता है। तो समुद्री मार्ग में जल द्वारा ही व्यापार होता है अंतर्राष्ट्रीय,
एक देश से दूसरा देश जो सामान जाता है वो बड़ा बड़ा जहाज पे जाता है, तो ये जो है जल मार्ग द्वारा ही जाता है। इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे देखना है जल चक्र। तो जल चक्र होता क्या है? हम लोग तो जानते हैं बारिश होता है, तो बारिश होता है तो हम लोग को ये जानकर आश्चर्य होगा कि धरती का पानी ही ऊपर जाके फिर से नीचे गिरता है बारिश के रूप में। तो वो जो नीचे से ऊपर जा रहा है फिर ऊपर से बारिश के फॉर्म में नीचे आ रहा है, उसी को बोलते हैं जल चक्र। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, इसमें देखेंगे नीचे जो पानी है, जैसे तालाब में पानी है, नदी में है, ठीक, पेड़ का पत्ता हरा भरा है, इसमें भी पानी की मात्रा होती है, घास में भी, हर जगह, ठीक। तो ये जो पानी है, हम लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि कहीं पानी अगर गिर जाए, जैसे हम लोग रूम में ही अगर पानी गिरा दें, तो वो थोड़ा देर में अगर हम लोग उसको ना भी साफ़ करें ना भी हटाएं, तो वो थोड़ा देर में, कुछ देर में 2 घंटा 4 घंटा में वो पानी धीरे धीरे गायब हो जाता है, सूख जाता है। जबकि वहाँ धूप हो या ना हो, तो वो होता कैसे है? तो पानी जो है, पानी में एक खूबी है, पानी जो है थोड़ा सा टेम्परेचर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि एकदम खौलने वाला टेम्परेचर हो, मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर रेज हुआ तो वो जो है वाष्प में बदल जाता है, जिसको बोलते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। तो पानी को भाप में बदलना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। और जो पेड़ में है, पेड़ का पत्ता में जो पानी है वो भी भाप में बदलता है धीरे धीरे। कितना पेड़ हम लोग देखते होंगे सूख गया, तो पेड़ कैसे सूखा? आखिर पत्ता का पानी बाहर निकला तब ना सूखा। तो अगर पेड़ से पानी भाप बन के उड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, आसमान में जा रहा है, उसको बोलेंगे ट्रांसपिरेशन, और हिंदी में बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन सबसे ज़्यादा पेड़ में कहाँ होता है? पत्ता में। तो पत्ता से जो सनलाइट वहाँ पे पड़ा, धूप, उसका टेम्परेचर बढ़ा, और उससे जो वो पानी है, पानी का ड्रॉपलेट है, वाष्प बन के ऊपर आसमान यानी वायुमंडल में चला गया, उसको बोलेंगे ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। अब जो आसमान में जाता है तो धीरे धीरे जितना ऊपर जाएगा टेम्परेचर जो है कमता जाएगा, तापमान कमते जाएगा, तो कमते कमते ये जो है ऐसा ये बादल का रूप ले लेता है, ठीक। इसको बोलेंगे कंडेंसेशन, यानी कि भाप का फिर से पानी, जो छोटा छोटा पानी का बूंद रहता है, उसी में ये बदल जाता है। बादल क्या है? छोटा छोटा पानी का ड्रॉपलेट है जो कि बहुत ऊपर है। तो भाप का फिर से पानी में बदलना, भाप का फिर से पानी में छोटा छोटा बूंद में बदलना, वो कहलाएगा कंडेंसेशन, संघनन। अब ये बादल बन गया। अब यही बादल जो है बरसता है, जिसको बोलते हैं बादल। अगर पानी के फॉर्म में नीचे आ गया, पानी के रूप में नीचे बरस गया, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन या वर्षा, जिसको हम लोग वर्षा, रेन के नाम से जानते हैं। अब यही जो पानी है नीचे बहता 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 आएगा नदी में, और नदी से फिर वाष्पीकरण होगा, ऊपर जाएगा, फिर भाप जो है पानी का छोटा छोटा बूंद में बदलेगा, कंडेंसेशन होगा, संघनन होगा, फिर उसके बाद फिर रेन के रूप में, बारिश के रूप में आ जाएगा। तो यही जो ऐसे जो रोटेट हो रहा है, इसी को बोलते हैं जल चक्र। तो आइए इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जल चक्र, तो यह एक ऐसा चक्र है जिसमें महासागरों का जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाता है। तो महासागर का जल सबसे ज़्यादा, ऐसे वाष्पीकरण जो है हर जगह होता है, जहाँ पानी है हर जगह होगा। तो सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण कहाँ होगा? महासागर में, क्योंकि महासागर में सबसे ज़्यादा पानी है। वहाँ बादल का निर्माण कर यह वर्षा जल के रूप में धरती पर आ जाता है। अच्छा, महासागर से जल वाष्पीकरण होकर वायुमंडल में जा रहा है, तो महासागर में जा कहाँ से रहा है? जैसे हम लोग जितना भी घर में पानी यूज करते हैं हम लोग, नदी नाला के द्वारा वो कहाँ जाता है? नदी में, ठीक। अब नदी से जल कहाँ जाता है? नदी बहता बहता महासागर में गिरता है। तो मतलब हम लोग कुछ भी इधर करें, एट लास्ट एकदम जाके वो महासागर में गिरेगा। फिर महासागर से जल जो है वाष्पीकरण होकर, अगर मान लीजिए ये महासागर है, उसके जल वाष्पीकरण होकर इधर वायुमंडल में जाएगा, फिर संघनन होकर छोटा छोटा पानी का बूंद बन जाएगा, फिर वही जो है धरती पर आके बरस जाएगा। तो वहाँ बादल का निर्माण कर यह वर्षा जल के रूप में धरती पर आ जाता है। यह जल बहकर पुनः महासागरों में चला जाता है। तो यही जल जो बारिश यहाँ हुआ, नदी के माध्यम से फिर से महासागर में चल जाएगा, और फिर से वाष्पन और बादल का निर्माण तथा वर्षा की क्रिया होती रहती है। तो ये चक्र जो है चलते रहता है।
पानी जो है नदी नाला से महासागर में जाएगा, फिर वहाँ से वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में जाएगा, फिर वायुमंडल से पानी बारिश होकर फिर से हम लोग के पास आ जाएगा, धरती पे आ जाएगा, फिर धीरे धीरे महासागर में जाएगा। यही जो है चक्र चलते रहता है, इसी को हम लोग जल चक्र कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद है जल का वितरण। जल का वितरण मतलब जल जो है कहाँ कहाँ है और कितना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ जल मौजूद है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसमें पृथ्वी पर जो जल है वो कहाँ और कितना है। तो पृथ्वी पर उपलब्ध जल के कुल आयतन, जितना भी पृथ्वी पर जल है उसका 97%, कितना परसेंट, 97% जो हिस्सा जो है महासागरों में है। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, ये जितना भी नीला वाला भाग है सारा महासागर है। तो 97% जल जो है महासागर में है, और बच गया कितना परसेंट, 3%। महासागर का जल हम लोग यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इसका पानी खारा है, कोई काम के लायक नहीं है, इसमें मतलब कपड़ा भी नहीं धो सकते हैं। अब देखते हैं बाकी 3% कहाँ कहाँ है। 2% जल जो है बर्फ़ के चादरों के रूप में पाया जाता है। बर्फ़ का चादर जो आर्कटिक है और हिमालय है, मतलब मोटा मोटा बर्फ़, कई मीटर मोटा लेयर, उसका भी हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो बच गया कितना परसेंट, 1%। मात्र 1% जल जो है नदी, झील, तालाब एवं भूमि के नीचे है, जो हमारे पीने के काम आता है। तो पृथ्वी पर जितना भी जल है उसका केवल हम लोग 1% यूज कर सकते हैं। बाकी जो है 97% महासागर में है, और 2% जो है बर्फ़ का चादर है। ठीक, और 1% जो है नदी में है, तालाब में है, झील में है और भूमि के नीचे है, जो हम लोग चापाकल के माध्यम से निकालते हैं, बोरिंग के माध्यम से निकालते हैं, वो है। तो पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण ही इसे जलीय ग्रह कहा जाता है। जलीय ग्रह क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जल की अधिकता है कितना परसेंट, अप्रॉक्स 75%, मतलब ज़्यादातर जल है, और जितना जल इसमें है उसका 97% महासागर में है, और इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। इस पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थल तथा दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता है। जैसा कि देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध, जैसे ही गोला है ना, तो इसके ऊपर इस जो है उत्तरी गोलार्ध है, और ये नीचे जो है ये जो है उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे जो है दक्षिणी है। तो नीचे जो है ज़्यादा जल की अधिकता है, ऊपर जो है मिट्टी यानी कि धरती है। तो इसके आगे देखते हैं पानी का वितरण हम लोग देख लेंगे। जल कहाँ कहाँ है, 97% जो है महासागर में है, 2% जो है बर्फ़ में है, बर्फ़ का चादर के रूप में है, और 1% जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यही 3 पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखता है। और पृथ्वी जो है जलीय ग्रह किस लिए बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल मौजूद है। इसके आगे देखते हैं महासागर के बारे में। हम लोग को पता है 97% जो है पानी, जल महासागर में उपस्थित है। तो कितने महासागर हैं हम लोग ये देखते हैं। पृथ्वी पर 4 महासागर, कितना, 4। पहला है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर कहाँ है, ये जो इतना है और इधर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आधा इधर है आधा इधर है, ऐसे कैसे है। तो पृथ्वी कैसा है, गोल है, लेकिन ये नक्शा जो है ये हम लोग एक पेपर पे है, तो पेपर तो गोल बना नहीं सकते हैं। अब इसको हम अगर ऐसे जोड़ेंगे, इधर से जाके फोल्ड करके ऐसे जोड़ देंगे, तो ये जो है ये भाग जो है इधर सट जाएगा, तो ये एक साथ आ जाएगा, ये वाला भी भाग जो है इधर आ जाएगा। तो ये जो है प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा, प्रशांत महासागर। इसमें कितना परसेंट है, महासागर में जितना पानी है उसका जो है 49.9% प्रशांत महासागर में है केवल। उसके बाद कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। ये है अटलांटिक महासागर। ठीक, ऐसे है अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा है, प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर। यहाँ जल कितना है, 25.7%। अटलांटिक महासागर में 25.7% जल है। और हिंद महासागर यहाँ है। यहाँ हिंद इसका क्यों नाम है, क्योंकि ये हिंदुस्तान, हमारा जो भारत है उसके नज़दीक है, इससे यह नाम है हिंद महासागर। तो इसमें कितना परसेंट है, 20%। और इसमें कितना था, अटलांटिक में 25% और यहाँ 49%।
उसके बाद कौन सा है? आर्कटिक महासागर 3.9%। सबसे छोटा अगर पूछे महासागर तो कौन है? आर्कटिक महासागर, ये इतना बस। तो 4 महासागर हम लोग पढ़ लिए। पहला कौन सा है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का ये भी हो सकता है कि कौन सा महासागर जो है एस शेप का है। एस जो लिखते हैं लेटर एस, ऐसा आकार है इसका, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ इसका है एस शेप, ऐसे बन रहा है एस, इस तरह से ये जो है एस शेप में है, इसलिए। अब यहाँ देखते हैं, भारत में विश्व की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। जितना भी पूरा विश्व का आबादी है उसका 16% जो आबादी है केवल भारत में है, जिसके लिए विश्व का लगभग 4% स्वच्छ जल ही उपलब्ध है। विश्व में आबादी अगर 100% है तो 16 जो है भारत में है, और विश्व में अगर 100% जल मौजूद है तो उसमें 4% केवल भारत में है। मतलब आबादी के हिसाब से पानी हम लोग के पास बहुत कम है। हमारे देश में नदियों का जाल है, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का वार्षिक जल प्रवाह सबसे अधिक है। हमारे देश में बहुत सारा नदी है, जिसमें सबसे बड़ा नदी कौन कौन है? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो जो जल ऐसे अगर लंबाई में देखें तो भारत में सबसे लंबा नदी हो जाएगा गंगा, सबसे लंबा नदी हो जाएगा गंगा। लेकिन अगर हम उसका जल देखें कि उसमें जल कितना है, उसमें पानी कितना बह रहा है, तो पानी का बहाव किसमें ज़्यादा है? ब्रह्मपुत्र नदी में। सबसे जो ज़्यादा पानी बहता है ब्रह्मपुत्र नदी में बहता है। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे है जल की कमी के कारण। जल का कमी है क्यों? इतना सारा जल है फिर भी जल की कमी है, तो जल की कमी क्यों है? इसका कारण है अतिदोहन। मीन्स हम लोग कुछ काम है, छोटा सा काम है और उसमें बहुत अधिक बर्बादी करते हैं जल का दुरुपयोग। जहाँ जल का उपयोग नहीं है वहाँ भी कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा है तो वहाँ ज़्यादा कर रहे हैं। जल का असमान वितरण, कमी कैसे है? क्योंकि अगर जल है, ठीक है भारत में 4% जल है, तो वो 4% हर जगह बराबर नहीं है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। जहाँ नदी बह रहा है वहाँ ज़्यादा है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ कम है। तो जो जल का वितरण है वो असमान है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। तो ज़्यादा है तो वहाँ जल तो मात्रा उपलब्ध रहेगी, और जहाँ असमान वितरण है, जहाँ जल की कमी है, वहाँ तो फिर रहेगा ही। जल का प्रदूषित होना ये भी कारण है। अगर वहाँ फैक्ट्री है, अगर कहीं किसी स्थान पर फैक्ट्री है, वहाँ का जल दूषित है, तो वो भी पीने के लायक नहीं रहेगा, तो उसको भी हम जल की कमी ही बोलेंगे। शहरों में बहुमंजिल इमारतों का अंधाधुंध निर्माण इत्यादि भी इसके प्रमुख कारण है। जो इतना सारा हम लोग इमारत बना देते हैं, और इससे क्या होता है, जैसे जितना भी ऊपर लैंड है, भूमि है, उसका उपयोग हम कहीं कहीं कुछ कुछ निर्माण करके, कहीं रोड बना दिए, कहीं बिल्डिंग बना दिए, कहीं मार्केट बना दिए, पूरा हम लोग ढक देते हैं उसको। ऐसा कर देते हैं कि बारिश का अगर पानी वहाँ आए, बारिश आए, तो वहाँ ग्राउंड में जाता ही नहीं है नीचे, कि हम लोग को फिर से चापाकल के माध्यम से पानी निकाल सकें। वैसा होता ही नहीं है, इसलिए वहाँ पानी का कमी हो जाता है। और जल प्रदूषण में हम लोग देखते हैं, जल प्रदूषण कैसे होता है। जल को अगर हम कोई भी प्रदूषित करने वाला चीज़, जैसे साबुन ही मिला दिए हम उसमें, कोई भी कचरा मिला दिए, या जानबूझ के तो मिलाते नहीं हैं, फिर भी अगर मिल गया, किचन का कचरा है, घर का सफाई का कचरा है, और भी बहुत सारा चीज़, तो जल प्रदूषण जो है कई माध्यम से हो सकता है, और इसी के कारण जो है कई बीमारियां भी होती है। पानी कम उपलब्ध होता है, पानी की कमी हो जाती है। तो जल के स्वाभाविक या प्राकृतिक गुणों में अंतर आना, या जल में अवांछित पदार्थों का मिल जाना। क्या है अवांछित? जो हम लोग को फायदेमंद नहीं है, जो हम लोग को नुकसान पहुंचा रहा है, वो जल में मिल गया। चाहे वो फर्टिलाइज़र ही क्यों ना हो, जैसे खाद हम लोग मिलाते हैं, तो वो भी अगर जल में मिल गया तो वो जल जो है प्रदूषित हो जाता है। मतलब जो जल का गुण होना चाहिए, प्राकृतिक गुण जो है जल का, उसमें अगर अंतर आ गया, उसमें बदलाव आ गया, तो वो जल प्रदूषित हो जाता है, जो जीवन के लिए हानिकारक होता है।
जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के निम्न स्रोत हैं, मतलब जल प्रदूषण कैसे कैसे हो सकता है, इसके अलग अलग आधार हैं जिससे यह प्रदूषित हो सकता है। पहला क्या है, घरेलू कूड़ा करकट। घर का जितना कूड़ा करकट है सब नाले में फेंका जाता है। नाले में फेंक देंगे तो फिर वो जल प्रदूषित हो गया। फिर नगरीय क्षेत्रों के दूषित जल, नगर के जो क्षेत्र हैं उसमें जो भी दूषित है, रोड से बारिश हुआ तो पूरा पूरा मार्केट पता चलता है कचरा है एकदम। अधिकतर सब्जी बाजार देखते होंगे आप लोग कि कचरा ही कचरा वहाँ फैला रहता है। तो जितना पानी वहाँ से गुजरेगा सब दूषित ही हो जाएगा। फिर है औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, जो भी उद्योग से निकलता है, फैक्ट्री से दूषित जो जल निकलता है वो भी जल प्रदूषित जल होता है। चौथा है परिवहन और यातायात दुर्घटनाएं। परिवहन से भी जल दूषित होता है। वो कैसे होता है, जैसे बारिश हो रहा है या कहीं भी पानी भी है, अगर गाड़ी से धुआं निकल रहा है तो वो कहीं ना कहीं उसका जो कण है पानी को दूषित करेगा। तो ये जो है इससे परिवहन से भी जल प्रदूषण होता है। अब यहाँ देखते हैं, प्रदूषित जल को पीने से कई प्रकार की बीमारियाँ होती है, जैसे उल्टी आना, किडनी खराब होना, पेट दर्द, सिर दर्द, डायरिया, छाती दर्द, हड्डी का विकृति, वजन घटना, पीलिया रोग, जॉन्डिस, डायरिया, दिमागी विकृति। तो ये सब जो है प्रदूषित जल अगर पिएंगे तो ये सब बीमारियां हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, कम से कम जल यूज करना चाहिए। जितना हमें काम है उतना ही जल यूज करना चाहिए और उसको प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, ताकि वो हमारे भावी पीढ़ी के लिए रहे, हमारे लिए मौजूद रहे, जल की कमी उत्पन्न ना हो। अब देखिए जल संरक्षण। तो जल हमारे लिए इतना ज़रूरी है और तो और बिना जल के हमारा जीवन संभव नहीं है। तो हम लोगों को इसे बचाकर रखना चाहिए। संरक्षण मतलब इसको सेव कैसे करें, इसको हम बचाएं कैसे हमारे लिए, ताकि जल की कमी उत्पन्न ना हो। तो पहले भी बहुत सी चीज़ें जो है बहुत पहले से चली आ रही है, जिससे कि हम लोग जल संरक्षण करते थे। तो सबसे पहला है बारिश को कैसे बचाना है, वर्षा जल संग्रहण का तकनीक। जो बारिश का पानी है, जो बारिश हो रहा है हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे एरिया में, तो वो बारिश का पानी अगर हम लोग सेव नहीं करेंगे तो वो फिर से नदी नाला में जाके फिर से महासागर में चल जाएगा। इससे अच्छा है कि हम लोग उसको कहीं संरक्षित कर लें, कहीं संग्रह कर लें, उसको कलेक्ट कर लें, जमा कर लें। तो ये जो है देखिए, बारिश का पानी जो है यहाँ जमा हो रहा है, छत से नीचे गिर रहा है, यहाँ पाइप लगा हुआ है और ये टंकी में भर जाएगा। तो ये तो छोटा स्केल पे हो गया, घर घर जैसे बारिश हो रहा है तो उसका पानी जमा कर लेंगे और फिर उसका हम उपयोग कर लेंगे बाद में। ये हो गया। ये भी जो है इसमें भी बारिश का पानी जमा होगा। ये तो घरेलू स्तर पर है। और ये जो है पूरा फील्ड में, इधर जितना भी पानी आएगा सब इधर से जाके जमा हो जाएगा पानी। यहाँ जाली लगाया गया है ताकि कचरा ना हो। और यहाँ चापाकल, जो भी बारिश का पानी यहाँ जमा होगा इसको फिर खींच के फिर से उपयोग कर लेंगे। छत का वर्षा जल संग्रहित करना, ये जो छत है इसका भी पानी जो है हम लोग इकट्ठा करेंगे। जल का समुचित उपयोग करना मीन्स जल को ऐसे उपयोग करना ताकि उसका बर्बादी ना हो, उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करें, वो हो गया जल का समुचित प्रयोग करना। जल को प्रदूषित होने से बचाना, ये भी एक तरीका है। जल को संरक्षण करने का तरीका हो जाएगा कि हम उसको प्रदूषित ही ना करें। अगर प्रदूषित नहीं करेंगे तो हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। जल के पुनर्चक्रण तकनीक को अपनाना, एक ही जल को हम लोग बार बार शुद्ध करके हम लोग पी सकते हैं। एक जल को दोबारा इस्तेमाल करना, जैसे कोई हम पानी है थोड़ा सा जैसे किचन का पानी है वो सही लग रहा है तो उसका हम कोई और काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंचाई के लिए आधुनिक तकनीक का अपनाना। सिंचाई का आधुनिक तकनीक कौन कौन सा है, इसमें दो देखिए, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन। ड्रिप में क्या होता है, एकदम एक पाइप रहेगा, एक छोटा सा पाइप है पतला, और जहाँ जहाँ पेड़ है वहाँ वहाँ पे नोजल छेद रहेगा, और इस पानी में, इस पाइप में अगर सप्लाई देंगे तो जड़ के पास ही पानी गिरेगा, बाकी कोई मतलब नहीं है बाकी खेत में। ऐसा नहीं कि पुराना तकनीक में पूरा खेत को एकदम पानी से लबालब भर दो,
तो उससे क्या होगा, पानी हम लोग भर देंगे, फिर धूप निकलेगा, वाष्प बन के फिर से ऊपर उड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि कम जल दो, एकदम जड़ के पास ही दो। तो ये हो गया ड्रिप इरिगेशन। और ये हो गया स्प्रिंकलर। इसमें जो है फव्वारा की तरह निकलता है, और ये जो है नोजल जो है घूमते रहता है, तो पानी दूर तक जाता है। तो ये दोनों जो तकनीक है आजकल बहुत यूज हो रहा है, और इसमें पानी कम बर्बाद होता है और डायरेक्ट पेड़ के पास जाता है, डायरेक्ट जड़ के पास जाता है। अब इसमें देखते हैं जल संरक्षण की महत्ता को बताना। लोगों को हम बताएंगे कि जल संरक्षण क्यों जरूरी है, जल की उपयोगिता बताएंगे, जल आवश्यक है हमारे जीवन के लिए ये बताएंगे, जल को प्रदूषित क्यों नहीं करना चाहिए ये बताएंगे। तो इस तरह से हम लोग जल संरक्षण कर सकते हैं। प्राचीन जल संचयन के तकनीकों को अपनाना, ये जो है प्राचीन है। टांका, रेगिस्तान का जीवन का आधार। ये जो रेगिस्तान जहाँ बालू पाया जाता है, जैसे राजस्थान जो है, ये बहुत सारा मिल जाता है वहाँ पे, बहुत पहले से चला आ रहा है। जो टांका हो गया, फिर एक सीढ़ी नुमा होता है, बहुत सारा चीज़ है जिसमें कि जल संग्रहण किया जाता है। ये जो है प्राचीन तकनीक, उसको भी हम लोग बरकरार रखेंगे ताकि हम लोग जल संरक्षण को बढ़ावा दे सकें, जल संरक्षण कर सकें। तो इस तरह से हम लोग जल को कई तरीकों से संरक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके आगे का जो इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको आगे के वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।